नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ ठीक होंगे। आज की क्लास में हम बहिर्जात बल के बारे में समझेंगे। बहिर्जात बल क्या होता है? पृथ्वी पर लगने वाला जो बहिर्जात बल है, मतलब जो पृथ्वी के अंदरूनी भाग से उसका कोई ताल्लुक नहीं रहता, लेकिन जो पृथ्वी का बाहरी हिस्सा है उसमें उसकी क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। ये जो बल काम करता है उसे हम बहिर्जात बल कहते हैं। तो बहिर्जात बल के जो मुख्य कारक हैं, मतलब समझते हैं कि अपक्षय और अपर्दन। तो अपक्षय और अपर्दन क्या होते हैं, आप समझें कि जो अपक्षय होता है, अपक्षय का मतलब होता है कि किसी चट्टान का, किसी सेल का टूट कर, खुरच कर या फिर किसी कारक द्वारा, रासायनिक या भौतिक कारकों द्वारा तोड़कर उसका जो है एक अवसाद में परिवर्तित करना या मिट्टी में परिवर्तित करना, उसे हम क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। फिर अपर्दन क्या होता है? अपर्दन होता है वही जो चट्टान टूटी फूटी है, जो चट्टान की जो सेल है उसमें से जो जितने भी कंकड़ पत्थर और जो एक प्रकार से जिसका अवसाद बन चुका है, तो वो जो एक स्थान से जब कंकड़ पत्थर दूसरे स्थान पे जाते हैं उनका अपर्दन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, तो वो कहलाता है अपर्दन। ठीक है, जैसे आप समझें ये चट्टान है, ये इसके कंकड़ पत्थर हैं, इसके अंदर विभिन्न प्रकार के खनिज हैं। तो जब यहाँ से, जैसे आप ये समझे, जैसे यहाँ से नदी निकल रही है, तो जब नदी का वेग तो अधिक होता है तो नदी के साथ ये कंकड़ पत्थर भी बहेंगे, और जब ये कंकड़ पत्थर बहेंगे तो इसमें नदी के साथ कंकड़ पत्थर भी जाएंगे, तो ये कहलाता है इनका अपर्दन। और इसका जो अपर्दन के जो अपक्षय के जो मुख्य रूप से कारक हैं, तो और अपर्दन के जल, वायु और हिमानी। अब समझें आप कि जल, वायु और हिमानी कैसे इसको प्रभावित करते हैं। तो आप सबसे पहले जल के बारे में समझें। जल हमने यही बताया कि जब नदियाँ निकलती हैं तो वो चट्टान को खुरचेगी, तोड़ेगी, और चट्टान का जो टूटा हुआ भाग है उसको एक स्थान से ले जाएंगी, बहाकर अपने साथ ले जाएंगी। ये जल का काम है। फिर आप वायु के बारे में समझे। वायु जैसे इस दिशा में चल रही है, तो वायु जब चलेगी तो चट्टान का जितना हिस्सा कमजोर होगा, जो चट्टान या सेल मतलब कमजोर होगी, तो उसका इतना हिस्सा तो खुरचेगा ही, इतना हिस्सा उसने खुरच लिया, और यहाँ वो जो हिस्सा जो खुरचा गया है कंकड़ पत्थर, वो यहाँ आ गए। या फिर हवा का जो वेग है वो अधिक है, तो यहाँ इस स्थान से ऊपर भी जा सकते हैं वही कंकड़ पत्थर, और फिर इस स्थान पे, जैसे ये मैदानी भाग है, तो इस मैदानी भाग में ये कंकड़ पत्थर छोड़ भी सकते हैं। यही हवा मैदानी भाग में कंकड़ पत्थरों को छोड़ सकती है। तो ये वायु हो गया। और हिमानी आप समझें कि हिमानी जैसे जैसे ग्लेशियर जो होते हैं, तो ग्लेशियर में से जब बर्फ पिघलता है, और जब बर्फ, उसी बर्फ से जब नदी का एक नदी का उद्गम होता है, जैसे ये पर्वत है, मतलब ये हिमटोपी है, यहाँ पे बर्फ है, तो यहाँ से जब बर्फ पिघलेगा या फिर यहाँ से बर्फ खिसलेगा, और जब अपने साथ फिसलेगा बर्फ, तो अपने साथ कंकड़ पत्थर भी लाएगा, और कंकड़ पत्थर जो लाएगा तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएगा, और साथ में इस जो ये पहाड़ी है, ये पर्वत है, इसके भी चट्टान को खुरचेगा साथ में। तो इसे ही हम कहते हैं हिमानी द्वारा अपक्षय, अपर्दन। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसके, इतना आप समझ गए होंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं भौतिक अपक्षय के बारे में। भौतिक अपक्षय क्या होते हैं? भौतिक अपक्षय वो होते हैं जो मुख्य रूप से पृथ्वी के द्वारा होते हैं, या पृथ्वी के जितने तत्व हैं, हमारे सौरमंडल के जितने भी तत्व हैं, उनके द्वारा जो क्रियाएं होती हैं और उनके द्वारा जो अपक्षय पर्दन होता है उसे भौतिक तत्व कहते हैं। और जो मानवों के द्वारा होता है या फिर जो किसी रासायनिक क्रिया के द्वारा होता है, तो उसे हम रासायनिक तत्व कहते हैं। तो जैसे भौतिक अपक्षय में मुख्य रूप से क्या है? सूर्य ताप। सूर्य ताप आप समझते हैं। सूर्य ताप मुख्य रूप से आप ऐसा समझें, पहले लिख लें सूर्य ताप। अब आप समझें ये पर्वत है, इस पर्वत में विभिन्न प्रकार की चट्टानें मौजूद हैं, और चट्टानों के साथ कंकड़ पत्थर और सब कुछ है इसमें मौजूद। तो आप ये समझें कि जब यहाँ से, जैसे ये सूर्य है,
जैसे ये सूर्य है तो सूर्य की रोशनी इस पे पड़ेगी। अब सूर्य की रोशनी इस पे पड़ेगी तो ये गर्म होगा। अब जैसे ये गर्म हुआ फिर बरसात के दिन आए, जब तो बरसात के दिन आएंगे तो बादल बनेंगे, बादल बनेगी तो यहाँ पे वर्षा होगी, वर्षा होगी तो ये गीली होगी, और जैसे गीली होगी तो इसके अंदर जल भरा होगा, इसके अंदर इसके जो रंध्र हैं उनमें जल भर जाएगा और वो आपस में फूलेंगे तो वो फूल जाएंगे। फिर जैसे ही वर्षा ऋतु खत्म होगी, समाप्त होगी, तो ये सूर्य का प्रकाश फिर इनको मिलना होगा। तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो ये फिर सिकुड़ जाएंगी, सिकुड़ने के बाद जैसे वर्षा ऋतु आएगी तो फिर ये फूल जाएंगी। तो ऐसी ऐसी प्रक्रिया जब लगातार कई दिनों तक और कई समय तक चलती रहती है तो उसके कारण जो चट्टान एक प्रकार से फूल जाती है, फिर सिकुड़ जाती है, फिर फूल जाती है, फिर सिकुड़ जाती है। तो उसकी जो कंकड़ पत्थर हैं, जो चट्टान है, वो उसी से अपना बैलेंस खो के और नीचे गिर जाते हैं। तो इसके द्वारा भी ये जो अपक्षय है होता है, किसके द्वारा? सूर्य तप के द्वारा। फिर दूसरे नंबर पे है पाला। पाला आप समझते हैं, आप देखेंगे ठंडों के दिनों में अक्सर जब साफ रातें होती हैं, चांदनी रातें होती हैं, ना कोई बादल होते हैं, ना कोई और क्रियाएं वायुमंडल में हमें देखने को मिलती हैं, तो जो तापमान है वो माइनस में चला जाता है या बहुत कम हो जाता है, जिससे जो आप देखते हैं सुबह के टाइम पे, सुबह के समय जब वो हरी घास पे जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं उनके लिए हम औस बोलते हैं। लेकिन जब वही तापमान माइनस में पहुंच जाए तो वही जो औस की बूंदें हैं वो जल में परिवर्तित ना होकर बर्फ में परिवर्तित होती हैं। तो जो घास पे वो बिछ जाता है एक प्रकार से सफ़ेद सफ़ेद और बर्फ, तो उसी को हम पाला बोलते हैं। तो पाला के द्वारा भी चट्टानों का टूटना फूटना होता है। तो आप ये समझें कि जब पाला पड़ता है तो उसके द्वारा भी चट्टानों का टूटना फूटना होता है। फिर आप रासायनिक अपक्षय के बारे में समझें। तो रासायनिक जो अपक्षय है वो मुख्य रूप से जीव, वनस्पति, मनुष्य किसी के भी द्वारा हो सकता है। तो इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा भी अपक्षय होता है। फिर कार्बोनीकरण के कारण भी अपक्षय होता है। जल और कार्बन जो है जब आपस में मिलते हैं तो फिर जो चट्टानों का जो सेल है वो टूटने लगता है। फिर जलयोजन के द्वारा भी अपक्षय हमें देखने को मिलता है। फिर अपरदन के बारे में बात करते हैं। तो चट्टानों के अपसार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा करना अपरदन कहलाता है। आप समझें कि यहाँ पे अपक्षय क्या है? टूटना फूटना चट्टानों का। लेकिन जब वही जो कंकड़ पत्थर हैं वो जब टूटे फूटे तो पवन द्वारा या फिर कहें हिमानी द्वारा या वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे, आप यहाँ पे देखें ये पर्वत है, ये नदी है, तो यहाँ पे जितने भी कंकड़ पत्थर पाए जा रहे हैं वो सब टूटेंगे, टूट के इसके साथ चलेंगे और जैसे इसके साथ चलेंगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? अपरदन कहलाता है। फिर अपरदन के जो कारक है मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? अपरदन के कारक हैं जल, हिमानी या हिमनद और वायु। ये तीनों कारक जो अपक्षय के कारक हैं वही मुख्य रूप से अपरदन के भी कारक हैं। जल से कैसे अपरदन होता है हमने आपको बताया। नदियाँ जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाती हैं तो अपने साथ कंकड़ पत्थर को बहाकर साथ में ले जाती हैं, और जब कंकड़ पत्थर को बहाकर ले जाती हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान जब वो ले जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? जलीय अपरदन। फिर दूसरे नंबर पे आता है हिमनदी या हिमानी अपरदन। तो हमने आपको समझाया कि जैसे जब ये ग्लेशियर पिघलते हैं, ग्लेशियर से जब किसी नदी का उद्गम होता है तो जो बर्फ है वो ऊपर से नीचे की ओर आती है पर्वतों से। तो जब बर्फ ऊपर से नीचे की ओर आती है तो अपने साथ खुरच खुरच के कंकड़ पत्थर को भी लेके चलती है, वो कहलाता है हिमानी या हिमनद अपरदन। फिर उसके बाद आप समझें वायु। वायु के द्वारा कैसे अपरदन होता है? जब वायु का जो प्रवाह है, जो उसकी गति है वो जब तीव्र होती है, तो जब गति तीव्र होती है तो उसका जो है
जब वो गति तीव्र होती है तो उसके जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो कंकड़ पत्थर और धूल के कण होते हैं वो वायु अपने साथ उड़ा ली जाती है और उड़ा के एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वायु के द्वारा अपर्दन होना। तो आज के लिए इतना ही। ये सभी जो बल हैं ये सारे बल बहिर्जात बल के अंतर्गत आते हैं, तो हमने आपको बताया। आप लिख लें। सूर्यता पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे है पाला, और क्या बताया हमने आपको, हाँ, जो अपक्षय होता है, अपक्षय के भौतिक कारक और अपक्षय के रासायनिक कारक, ऑक्सीकरण, ये सारे भौतिक कारक हैं। रासायनिक कारण में मुख्य रूप से जलयोजन, ऑक्सीकरण, तीसरे नंबर पर क्या बताया हमने, कार्बनीकरण। ये सारे जो हैं ये रासायनिक कारक के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।